Welcome to my YouTube video on how to crack Bihar Public Service Commission exam in first attempt. मेरा नाम स्वप्निल सिंह है और मैंने 60 to 62nd BPSC क्रैक कर मेरिट लिस्ट रैंक 311 पाई है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के पद पर सारण जिले में नियुक्त हूँ। ये मेरा पहला ऑनलाइन वीडियो है जिसके माध्यम से मैं BPSC जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्वालिफाई कर पदाधिकारी बनने का सपना रखने वाले हजारों लाखों छात्रों से जुड़ रही हूँ। इसके आगे भी मैं अपने BPSC से रिलेटेड स्टडी और वर्क एक्सपीरियंसेस को शेयर करती रहूँगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। फॉर एनी सजेशंस डू कमेंट बिलो। तो चलिए शुरू करते हैं एक एस्पिरेंट से ऑफिसर बनने की तैयारी। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैंने साल 2009 में झारखंड के BIT सिंधी नामक इंजीनियरिंग संस्थान में बीटेक की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था और 2013 में मैंने इसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। इसी साल मैंने गेट 2013 के लिए अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। गेट जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड फॉर इंजीनियरिंग भी कहते हैं, इसके फर्स्ट अटेम्प्ट को मैंने सक्सेसफुली क्वालिफाई करते हुए एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई IIT BHU वाराणसी से की। 2013 से 2015 के बीच में मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री IIT से कंप्लीट की और 2015 से लेकर 2017 तक मैं दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रही थी। 2018 में मैंने बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर MITS ग्वालियर ज्वाइन किया, जिसका रिक्रूटमेंट MHRD के द्वारा किया गया था। इसी दौरान मैंने अपने BPSC मेंस का एग्ज़ाम भी दिया। इसके MITS ग्वालियर में काम करने के कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफ़र BIT सिंधी झारखंड हो गया, जहां रहते हुए मैंने अपने इंटरव्यू और BPSC के इंटरव्यू को दिया और साल 2019 में रिजल्ट आने के बाद मुझे पता चला कि मैंने 60 to 62nd BPSC को 311 रैंक के साथ क्वालिफाई किया है और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के पद पर बिहार गवर्नमेंट में काम कर रही हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने 5 गोल्डन रूल से वाकिफ करवाना चाहूँगी। मेरा मानना है कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है उसके रूल समझना, उसे समझना, उसके बेसिक्स को समझना। इसीलिए मैं आपके लिए 5 गोल्डन रूल लाई हूँ। सबसे पहला रूल, टू क्वालिफाई एनी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट वन मस्ट अंडरस्टैंड इट्स सिलेबस एंड पैटर्न एंड स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंगली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी समंदर में जब आप पाँव रखते हैं तो सबसे पहले उसकी गहराई नापते हैं ताकि आपके डूबने का डर खत्म हो जाए। ठीक उसी तरीके से जब भी आप किसी एग्जाम में बैठते हैं तो उसके सिलेबस और उसके पैटर्न को जानना आपकी ड्यूटी बनती है ताकि आप उस एग्जाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर पाएं। और यही चीज़ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे टफ एग्जाम के लिए भी लागू होती है। आगे बढ़ते हुए सेकेंड रूल पर हम आते हैं। क्रैकिंग एनी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क। जी हाँ, मैंने कई बार लोगों से सुना है कि मैं तो बहुत मेहनत करता था, मैंने तो बहुत सारी पढ़ाई की, मैं तो 15-15 घंटे पढ़ता था, बट मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। आखिर क्या प्रॉब्लम रह गई, क्या गलती रह गई? तो अगर मैं उनकी गलती पूरी तरह नहीं बता सकती, बट मेरी नज़र में जो मुझे एक मिस्टेक लगी थी उनकी, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने पढ़ाई तो बहुत सारी की लेकिन शायद उन्होंने सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं की। मेरा ये मानना है कि हार्डवर्क तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक उसे आप स्मार्टली ना करें, सही डायरेक्शन में ना करें, सही गाइडेंस में ना करें। और इसी वजह से हमेशा याद रखें कि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं होता। अगर आप किसी बहुत ही बड़े एग्ज़ाम को, बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसके साथ साथ आपको उसको स्मार्टली भी पढ़ना होगा। ये हमेशा याद रखें कि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या पढ़ना है ये जानना। Next, analyzing the previous year question papers is the first step in formulating a study plan. Absolutely true. ये जो थर्ड गोल्डन रूल है ये मैं आपके लिए इसलिए भी लेकर आई हूँ क्योंकि आपको हमेशा ये पता है कि जब भी आप किसी नए जगह जाते हैं या कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं या किसी नए एडवेंचर को जाते हैं तो आप उस एडवेंचर से या उस चीज़ से रिलेटेड बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं ताकि आप उसके बारे में ज़्यादा जान पाए। कुछ ऐसा ही इस एग्ज़ाम के लिए भी लागू होता है, बल्कि इसी नहीं सारे एग्जाम्स के लिए लागू होता है।
और वो है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की मदद से आप उस एग्जाम के और खासकर बीपीएससी जैसे एग्जाम के लेवल को अंडरस्टैंड करें कि कितना उसमें मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के इजी क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के टफ क्वेश्चंस आते हैं। इससे क्या होता है कि आपको अपने खुद की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलती है। और एक और चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अपनी प्रिपरेशन हमेशा बीपीएससी के लेवल से एक लेवल ऊपर रखें, क्योंकि अगर आप सेम लेवल पर आ जाएंगे तो आपको नहीं पता कि कब कमीशन आपके स्टैंडर्ड्स को ओवर शैडो कर जाए या आपको ओवर पावर कर जाए। तो इसलिए हमेशा तैयारी हमेशा बीपीएससी से 1 या 2 कदम आगे की रखें। नेक्स्ट, 4th रूल, लर्न टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स देन बीइंग वरीड अबाउट योर वीकनेसेस। यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। कभी भी अपनी कमियों को मत देखिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि कमियां हर किसी में हैं, चाहे वो अंग्रेजी में बोलने की, अंग्रेजी में लिख पाने की हो, चाहे वो डेटा सेंट्रिक क्वेश्चंस को हल कर पाने या ना कर पाने की हो, या कुछ और हो सकता है आप में कुछ और कमी हो। लेकिन कभी भी अपनी कमी को याद मत रखिए, क्योंकि आपकी कमियां आपको अंडर कॉन्फिडेंट और नर्वस करती हैं। नर्वसनेस और अंडर कॉन्फिडेंस कभी भी किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करता। कमी होना गलत नहीं है, लेकिन कमियों के बारे में सोचते हैं ना, उस पर आश्रित होकर अपने स्ट्रेंथ को भूल जाना, वो कमी होती है। इसीलिए हमेशा याद रखें, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको और मजबूत करें, अपने वीक सब्जेक्ट्स पे भी काम करें, उसको भी स्ट्रॉन्ग करें, बट कभी भी अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को पीछे ना होने दें, क्योंकि वही आपकी ढाल है, वही आपकी मजबूती है। इस तरह से हम अपने 5वें रूल पे चलते हैं। हमारा 5वां रूल है, नेवर कंसिडर योर फर्स्ट अटेम्प्ट एज अ ट्रायल वर्जन, बी एज सीरियस इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट एज यूल बी इन योर लास्ट। जी हाँ, ये मेरे जीवन का ही नहीं, आपके जीवन का भी पहला और बहुत एसेंशियल रूल होना चाहिए कि कभी भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को इस तरह से ट्रीट ना करें जैसे कि आप बस एक हिट एंड ट्रायल के लिए जा रहे हैं। अपने पहले अटेम्प्ट को भी उतनी ही सीरियसनेस के साथ दें जितना कि आप अपने आखिरी अटेम्प्ट को, क्योंकि अगर यही सोच आपके मन में रही कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ एक बार देख लूंगा, लेवल चेक कर लूंगा, उसके बाद सोचूंगा, तो आप कभी जीवन में पहले अटेम्प्ट में तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। और बात सिर्फ पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने की नहीं होती है, बात है कि जब आप पहली बार में क्वालिफाई करते हैं तो वो आपको ऐसा लगता है कि आपने जो मेहनत की वो सही हो गई, आपका डायरेक्शन सही हो गया, आपको वो कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन बार बार करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे वक्त के साथ अंडर कॉन्फिडेंट और थोड़ा अंदर से चिढ़ने लगते हैं कि अरे यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। इसी वजह से हमेशा याद रखें, पहली कोशिश सबसे ज्यादा एफर्ट से की जाती है, क्योंकि सब्सिक्वेंटली एफर्ट कम होते जाते हैं। तो जो भी एफर्ट आप डाल रहे हैं पूरी इज्जत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ डालें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस है वो हमेशा हर एग्जाम का पहला रूल होता है। इसी तरह से बीपीएससी सिलेबस को भी आज हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, जिससे पदाधिकारी पद के लिए बहुत सारे लोग चुने जाते हैं, और ये बिहार स्टेट का सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन कहा जाता है, वो 3 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज प्रिलिमिनरी स्टेज, या जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव पेपर या प्रीलिम्स भी कहते हैं, जो कि टोटल 150 मार्क्स का होता है। इसके लिए जो समय दिया जाता है या समय आपके पास होता है वो होता है 2 घंटे का। इसके बाद सेकेंड स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं मेंस एग्जामिनेशन। ये टोटल 900 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 पेपर पूछे जाते हैं। इन 4 में से 2 पेपर कंपलसरी और 2 पेपर में से एक ऑप्शनल और दूसरा जनरल हिंदी होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए थर्ड और आखिरी स्टेज आता है, जो कि है इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। इंटरव्यू में टोटल 120 मार्क्स होते हैं। इसमें जो टाइम अमूमन दिया जाता है किसी भी एक कैंडिडेट के लिए, वो ऑलमोस्ट 25 से 35 मिनट्स का होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स के लिए कम समय भी दिया जाता है, कुछ के लिए ज्यादा भी। तो कृपया आप ये सोच कर ना घबराएं अगर आपका इंटरव्यू 15 मिनट या 20 मिनट में खत्म हो गया है कि मुझे कम वक्त मिला, दूसरे को ज्यादा, तो दूसरे का बेहतर गया है और मेरा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ही प्रतिष्ठित लोग होते हैं। वो कई बार पहली नजर में भी कैंडिडेट को भाप लेते हैं
और अगर वो जल्द ही बहुत ही कम समय में भी आपसे सेटिस्फाई हो जाए तो भी आपका इंटरव्यू कम समय में खत्म हो सकता है। इसीलिए जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो अपने कॉन्फिडेंस को और अपने स्माइल को हमेशा बरकरार रखें। आगे बढ़ते हुए लेट अस कम टू द स्टेज 1 विच इज कॉल्ड द प्रिलिमिनरी और ऑब्जेक्टिव एग्जाम स्टेज। ये हमारे बीपीएससी का पहला एग्जाम होता है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो दोनों ही माध्यम में पूछे जाते हैं, जो कि होता है हिंदी और इंग्लिश। जैसा कि अभी तक मैंने आप लोगों को शायद अभी बताया नहीं है कि मैंने जब अपना पेपर दिया था बीपीएससी का, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू दिया था। However, when I started preparing for this exam, I found that most of the content that was available was in Hindi. मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं चूंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ तो मैं अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल मानती थी। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है इस एग्ज़ाम के दौरान, आज काम करने के दौरान, कि जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा है। अंग्रेजी आना और अंग्रेजी में कंफर्टेबल होना बहुत अच्छी बात है, आपको होना भी चाहिए। बट अगर आप एक पदाधिकारी के पद पे काम करना चाहते हैं, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं और किसी हिंदी भाषी प्रदेश में आकर काम करना चाहते हैं, तो अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग करना आपकी ड्यूटी बनती है। इसीलिए अगर आपके पास इंग्लिश में नोट्स हों तो भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के नोट्स भी पढ़ें, क्योंकि एक तो उनमें कंटेंट ज़्यादा होता है, कंटेंट ज़्यादा होने के साथ कंटेंट बहुत बेहतरीन होता है, और साथ ही वो जो शब्द हिंदी में यूज होते हैं वो अगर आप पढ़ेंगे तो आगे आने वाले समय में जब आप काम करना शुरू करेंगे इस फील्ड में तो आपको ज़्यादा आसानी महसूस होगी। आगे बढ़ते हुए इस स्टेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड होता है जिसके नंबर फाइनल स्कोर में जोड़े नहीं जाते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, प्रीलिम्स एक तरह से एलिमिनेशन स्टेज होती है जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स को निकाला जाता है। इट इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस, इट इज बेसिकली अ एलिमिनेशन प्रोसेस। यहाँ वही लोग, चुनिंदा लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने बेसिक फैक्ट्स में या अपने बेसिक नॉलेज में सही पाए जाते हैं। जो लोग फाइनली मेंस स्टेज में पहुंचते हैं, असली बैटल, असली वॉर, असली जो कहते हैं जंग उन्हीं के बीच में होती है। तो इसी वजह से हमेशा याद रखें कि आपको अपनी टारगेट को हमेशा ये रखना है कि मैं तैयारी इस तरह से करूं कि प्रीलिम्स में तो क्वालिफाई करूं ही करूं, मेंस की भी अच्छे से तैयारी करके जाऊं। कभी भी अपने मन में ये टारगेट ना बनाए कि मैं सिर्फ पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लेता हूं, जब मेंस होगा तब देखा जाएगा। जी नहीं, यही गलती ज्यादातर कैंडिडेट्स करते हैं। जब आप तैयारी करें तो प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइंड फॉर्म में तैयार करें। आगे बढ़ते हुए प्रीलिम्स के बारे में एक और बात मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगी कि प्रीलिम्स का जो स्टेज होता है या जो उसके सवाल होते हैं वो फैक्चुअल के साथ साथ एनालिटिकल भी होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि बीपीएससी धीरे धीरे अपने आप को यूपीएससी के पैटर्न से अलाइन कर रही है। एक पहले का जो वक्त था उस टाइम पे बीपीएससी काफी फैक्चुअल सवाल पूछती थी, काफी रिपीटेटिव सवाल पूछती थी। बट पिछले 3-4 बार से जो सवाल आने लगे हैं प्रीलिम्स में बीपीएससी कमीशन के द्वारा जो दिए जा रहे हैं वो काफी स्टैंडर्ड और काफी एनालिटिकल होते जा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी जो छात्र तैयारी करते हैं कि वो जो फैक्चुअल सवाल हैं, जो डेटा सेंट्रिक क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं रटने वाले सवाल, उनके साथ साथ आप एनालिटिकली भी उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। सिर्फ रटने के बेसिस पर ये उम्मीद रखना कि आप बीपीएससी का प्रीलिम्स अब क्वालिफाई कर पाएंगे, ये सही नहीं है। चलिए माफ कीजिएगा, यहाँ पे वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रीलिम्स में आने वाले सब्जेक्ट्स और उनसे रिलेटेड बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगी जो मैंने पर्सनली फॉलो किए थे, और अगर आप चाहें तो फॉलो करें। अदरवाइज अगर आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी है, अगर आप खुद से किसी और बुक को रेफर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा हमेशा मानना है कि हर इंसान की प्रिपरेशन अलग होती है, हर इंसान की स्ट्रैटेजी अलग होती है, क्योंकि अगर हर कोई एक जैसा पढ़ने लगे तो भाई मैं क्वालिफाई करूं और आप क्यों नहीं, है ना। तो इसीलिए आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहूंगी मेरी एडवाइस जरूर ले, लेकिन फॉलो योर हार्ट एंड ब्रेन। आइए तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं।
हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो बुक मैंने फॉलो की थी अपने वक्त पे वो थी NCERT क्लास 6 to 12। NCERT को पढ़ना कंपलसरी ही है, ये बात आप समझ लें। NCERT इज द बेसिस फॉर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन ऑल काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो, चाहे BPSC हो, चाहे कोई और स्टेट सर्विस हो। हमेशा NCERT बुक्स अपने पास रखें और उसको टाइम टू टाइम रिफर करते आए। माफ कीजिएगा, फिर से लगता है वीडियो में गलती हो रही है। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हियर वी हैव मॉडर्न इंडिया। नाउ कमिंग टू द मॉडर्न इंडिया पार्ट, मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है, एक छोटी सी बुक आती है, पतली सी बुक आती है, वो काफी अच्छी बुक कही जाती है, तो उसे आप रेफर कर सकते हैं। वो बुक काफी अच्छी मानी जाती है, उसमें काफी चीजें संक्षेप में दी रहती हैं, उसके पीछे में कुछ पेजेस होते हैं जिसमें काफी सारा डेटा एक साथ कंपाइल करके दिया होता है। रिवीजन के पर्पज से ये बुक काफी अच्छी है। इसके अलावा एक और बुक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बाय बिपिन चंद्रा, इसे भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि बिपिन चंद्रा बुक मेंस के लिए ज्यादा होती है, ना कि प्रीलिम्स के लिए। अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं और आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, तो पहले आप NCERT और मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम को कंप्लीट करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए भी आप NCERT रेफर कर सकते हैं फ्रॉम क्लास 6 to 12, और इसके लिए आप सारी NCERT को रेफर करें। ऐसा नहीं कि अगर आपको लगे कि 6, 8, 10 में काफी कुछ सिमिलर है तो आप सिर्फ एक को करें और दूसरे को छोड़ दें, ऐसा ना करें, क्योंकि काफी कुछ ऐसा होता है जो कि एक पार्ट एक बुक में कवर होता है जबकि दूसरे बुक में नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 में आप देखिएगा कि एस्ट्रोनॉमी पे कुछ डेटा है जो कि क्लास 8, 10 में अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज का आप आगे से ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही मैं एक और बुक के बारे में बताना चाहूंगी जो मैंने फॉलो की थी और मुझे काफी पसंद आई थी, वो थी GC लियोंग की बुक। इसे हम फिजिकल ज्योग्राफी के लिए यूज करते हैं, तो उससे भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके कई बार होते हैं कि क्लियर नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द लेस इंफॉर्मेशन इन NCERT, या फिर ऑनलाइन आपको नहीं मिल पाता सही से, वो GC लियोंग की बुक में काफी अवेलेबल होता है। तो अगर आपके पास समय है और आप इंटरेस्टेड हैं फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करने के लिए, तो आप GC लियोंग की बुक को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बुक आती है महेश बर्णवाल की, जो अगर आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। बट मैं ये कहूंगी कि अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी हुई है और GC लियोंग की बुक फिजिकल ज्योग्राफी की अच्छे से पढ़ी हुई है, तो मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा दिक्कत होगी। महेश बर्णवाल को आप एज अ रेफरेंस बुक इस्तेमाल करें। कमिंग टू द थर्ड पार्ट विच इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी आप NCERT की क्लास 6 to 10 को रेफर कर सकते हैं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि चूंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मेरी 11th-12th में मैंने साइंस ली थी, फिर मैंने इंजीनियरिंग की, तो कहीं ना कहीं मेरी साइंस ऑलरेडी अच्छी थी और मैंने काफी कम वक्त अपना साइंस एंड टेक को पढ़ने में दिया था। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि हमेशा अपने स्ट्रेंथ पर प्ले करें। साइंस एंड टेक मेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थी, तो मुझे मालूम था कि मैं उसमें अच्छा ही परफॉर्म करूंगी पेपर में, तो इसी वजह से मैंने साइंस एंड टेक में कम वक्त दिया था। बट मैं ये उन लोगों के लिए रेफर नहीं करूंगी जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है। ऐसे लोग कोशिश करें कि NCERT 6 to 10 को अच्छे से पढ़ें और साथ में लूसेंट जनरल साइंस बुक को भी अच्छे से पढ़ें। लूसेंट के बुक में ज्यादातर साइंस के टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे और आपको काफी अच्छा महसूस होगा। इसके आगे मैं आपको कहूंगी कि साइंस और टेक से ज्यादातर चीजें आपकी करंट अफेयर्स में भी रहती हैं। करंट अफेयर्स में अक्सर आप देखते होंगे कि साइंस एंड टेक के बारे में नए नए इनोवेशंस इन्वेंशंस के बारे में आता रहता है। जो अभी का माहौल चल रहा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो यही है कि वो लोग करंट अफेयर्स पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं और करंट अफेयर्स में जो साइंस एंड टेक की पार्ट है उस पर भी वो काफी ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसी वजह से साइंस एंड टेक के फील्ड में कोशिश करें अपने आप को करंट अफेयर्स से अपडेटेड रखने की। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब जिस नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करेंगे वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटिक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में या फिर UPSC में भी। हमेशा याद रखिए कि इंडियन पॉलिटी के सवाल इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ कभी कभी बहुत ही ट्रिकी भी होते हैं, इसलिए जब आप पॉलिटी की पढ़ाई करते हैं तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की आवश्यकता आप सभी को होगी।
एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के सारे बुक्स मैं इसके लिए रेफर करना चाहूँगी। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि एनसीईआरटी आप हर सब्जेक्ट की अपने पास रखें, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी बेस होती है जिस पर आप एक अच्छे कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन को खड़ा करते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना आप एक तरह से मैंडेटरी मान लें हर सब्जेक्ट के लिए। लेकिन इसके अलावा जो बुक बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है इन द फील्ड ऑफ इंडियन पॉलिटी इन ऑल काइंड ऑफ पब्लिक सर्विसेज इज कॉल्ड एम लक्ष्मीकांत, दैट इज इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ये एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। काफ़ी वक्त पहले तक 4th एडिशन इसका चलन में था, अभी 5th एडिशन भी लक्ष्मीकांत का आ चुका है। ये एक तरह से बाइबल कही जाती है इंडियन पॉलिटी की, और लगभग हर एस्पिरेंट जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तैयारी करता है वो इस बुक को पढ़ता ही पढ़ता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं वो इस बुक को ही फॉलो करते रहें। बीपीएससी के लिए भी, बीपीएससी से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं, भले ही थोड़ा ट्रिकी आए लेकिन आते इसी बुक से हैं। इसके अलावा जो अगला सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट है और काफ़ी अपडेटेड सब्जेक्ट है। अपडेटेड से मेरा ये कहने का मतलब है कि ये इसमें कुछ भी स्टैटिक नहीं होता, ये काफ़ी डायनेमिक है। जैसे कि आप पढ़ते भी होंगे इकोनॉमिक्स को तो देखते होंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनके बारे में बातें होती हैं, और अक्सर न्यूज़पेपर के थ्रू भी आपको पता चलता रहता होगा कि किस तरीके से हर क्वार्टर में आरबीआई रेपो रेट या बैंक रेट इस तरह की चीज़ों को बदलती रहती है। तो इसीलिए इसका डेटा हर बार अपडेट होते रहता है। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उसके बेस को तैयार कर लें। जो बेसिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको रेपो रेट, इसके बारे में जान लें कि ये क्या है। हालांकि इसके साथ साथ आप इसको हमेशा सप्लीमेंट करते रहें करंट अफेयर्स के साथ, क्योंकि इकोनॉमिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड ही रहते हैं। भले ही उनकी समझ आपके बेसिक्स पे निर्भर करती हो, बट सवाल काफ़ी हद तक करंट अफेयर के डेटा या उसके किसी अदर एस्पेक्ट से जुड़े होंगे। इकोनॉमिक्स की जब मैं तैयारी कर रही थी दिल्ली में, तो मैंने जो सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी दैट वाज मृणाल्स यूट्यूब वीडियोस। उस वक्त मुझे मेरे एक फ्रेंड ने इनके बारे में बताया, मृणाल सर के बारे में बताया था कि इनके वीडियोस देखा करो, काफ़ी अच्छे होते हैं। और मैंने देखना शुरू किया और मैंने इसे काफ़ी लाभदायक और काफ़ी इंस्पिरेशनल पाया, क्योंकि जब मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी तो चूंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो और इकोनॉमिक्स एक कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था और मेरे लिए वो काफ़ी टफ होते जा रहा था कि मैं इसको कैसे अच्छे से समझ पाऊँ, मैं किस तरह से इसको मास्टर कर पाऊँ, किस तरह से मैं अपनी पकड़ इस सब्जेक्ट पे बना पाऊँ। मैं काफ़ी वीक महसूस करने लगी थी खुद को इकोनॉमिक्स में। तो लेकिन जब मैंने मृणाल के वीडियोस देखे तो मैंने ये पाया कि उनके समझाने का तरीका, उनकी बातों को बताने का तरीका इतना आसान कर देता है सब्जेक्ट को कि अगर आप एक बार उन वीडियोस को देख लें और उसके बाद किसी दूसरे बुक को पढ़ें तो आपके लिए वो ज़्यादा आसान होता है। वो कहते हैं ना कि हमेशा विजुअल जो मेमोरी होती है वो आपकी पढ़ने की मेमोरी से ज़्यादा बेहतर होती है। तो इसीलिए हमेशा आप कोशिश करें कि अगर आप इकोनॉमिक्स को शुरुआत कर रहे हैं या नए हैं इकोनॉमिक्स में या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्लीज़ डू वॉच मृणाल सर्स इकोनॉमिक्स वीडियो ऑन यूट्यूब। इसके अलावा जो एक और वीडियो मैं रेफर करना चाहूँगी, सॉरी एक और जो मैं एक सोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स रेफर करना चाहूँगी आप सभी को, वो है श्रीराम कोचिंग की इकोनॉमिक नोट्स। दिल्ली में श्रीराम कोचिंग के इकोनॉमिक नोट्स 2 वॉल्यूम्स में मिलते हैं और वो किसी भी जगह मिल सकते हैं। आप राजेंद्र नगर में हो या मुखर्जी नगर में हो या कहीं और हो, आपको वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इवन अगर आप वहाँ नहीं हैं, आप बिहार में हैं या किसी और स्टेट में हैं और कहीं और कुछ काम कर रहे हैं और आपके पास तरीके नहीं हैं दिल्ली तक जाने के, तो वहाँ से वो कुरियर भी करते हैं। आप ऑनलाइन जाकर उनके बारे में पढ़ लें या किसी भी राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर की किसी भी शॉप के बारे में ढूंढे तो आपको आसानी से उनके फ़ोन नंबर अवेलेबल हो जाते हैं, जहां से आप उनको कॉल करके कुरियर के द्वारा वो बुक अपने पास मंगवा सकते हैं या आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, मैंने नहीं चेकआउट किया कि अमेजन पे वो अवेलेबल है या नहीं, बट नाउ डेज नोट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजन एंड एवरीथिंग, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बट मेरा ये पर्सनल मानना है कि इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपको स्टैटिक बेस तैयार करनी है
तो मृणाल की इकोनॉमिक वीडियोस और श्रीराम कोचिंग की इकोनॉमिक वीडियोस आर मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा जो प्रतियोगिता दर्पण का एक एक्स्ट्रा इकोनॉमिक इशू आता है, आप उसको भी रेफर करें क्योंकि वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है। स्टैटिक उसका एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है। उसके हर दिन जो न्यूज़ अपडेट होती है, जो उसका डेटा अपडेट होता है, उसकी नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से आप पीडी का जो एक्स्ट्रा इकोनॉमिक इशू है उसको ले लें। उसमें वो सारा डेटा, वो सारी अपडेटेड इकोनॉमिक न्यूज़ आपके पास आती रहेगी और आपके लिए इकोनॉमिक्स की तैयारी करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स थे तो आप जुड़े ही रहना, आपकी जिम्मेदारी है। करंट अफेयर्स में भी इकोनॉमिक्स के बहुत सारे सवाल आते हैं। काफ़ी सारे तो पीडी के एक्स्ट्रा इशू में ही कवर हो जाएंगे, बट जो नहीं भी होते हैं वो रेगुलर करंट अफेयर्स में आपके आते रहेंगे। बिहार की इकोनॉमिक सर्वे से भी रिलेटेड सवाल आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स का पार्ट आया। करंट अफेयर्स, जी हाँ, करंट अफेयर्स एक वो एस्पेक्ट है प्रीलिम्स का जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, वेदर इट इज़ इन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। लगातार जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर्स पर बेस्ड हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही टारगेटेड वे में तैयारी करनी होगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे आपके, या आप कह सकते हैं, या इवन लार्ज नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहेंगे वो करंट अफेयर्स से ही बेस्ड रहेंगे। और इसीलिए आपके क्वालिफाई करने के चांसेस इस एग्जाम को तभी बनेंगे जब आपकी एक स्ट्रांग पकड़ होगी करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के लिए आप जो एक न्यूज़पेपर है आप इसे रेगुलरली पढ़ सकते हैं, वो द हिंदू। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ही सजेस्ट करूंगी जो इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे हैं। जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं, मैं समझ सकती हूँ आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है हिंदू की, उसका एडिटोरियल्स की, वो थोड़ा टफ पड़ती है। बट निराश ना हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नॉलेज का कोई सोर्स नहीं होता, या कोई एक लिमिटेड जगह नहीं होती। अगर आपको नॉलेज लेनी है तो बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर्स भी अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप, या हिंदुस्तान जो है हिंदी का, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें बहुत सारी खबरें आ जाती हैं। और इसके अलावा जो हिंदी के लगातार अपडेटेड करंट अफेयर्स के बुकलेट्स आते हैं, या ऑनलाइन वीडियोस आते हैं, या ऑनलाइन जो डेटा अवेलेबल होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे उसे भी रेफर कर सकते हैं। फिर मैं बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन मटेरियल ऑन वेरियस वेबसाइट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये जो मैंने लिखा है ऑनलाइन मटेरियल ऑन वेरियस वेबसाइट्स, ये मैंने और सिर्फ अपने लिए लिखा है, क्योंकि मैं इस वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की। चूँकि मैं जब तैयारी कर रही थी इस एग्ज़ाम की, उस वक्त काफ़ी कम वक्त था मेरे पास बचा हुआ टू प्रिपेयर फॉर BPSC, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि मैं दे पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज आई वॉज मोर इनटू UPSC। और फिर मुझे लगा कि बिहार स्पेसिफिक पता नहीं कैसे कर पाऊंगी मैं। आई वॉज वेरी मच अंडर कॉन्फिडेंट कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो उस टाइम फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है, लेट्स टारगेट दिस एग्जाम, लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं। तब मेरे पास कुछ 1.5 महीने का समय बाकी था। मुझे याद है कि वो पेपर मैंने आई गेस फरवरी में दिया था, और दिसंबर एंड के टाइम पर ही मुझे लगा कि नो चलो BPSC का पेपर देना है। जो कि मैं आप सभी के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज देखिए हर इंसान की अपनी अलग जर्नी होती है, अपना अलग स्ट्रगल होता है। हो सकता है कि आप उससे पहले से तैयारी शुरू कर दें। अगर आप पहले से तैयारी शुरू करते हैं तो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। बट चूंकि मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो मेरे पास हाथ में सिर्फ 1.5 महीने का वक्त था, और इतना बड़ा टफ एग्जाम मेरे सामने था। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि चूंकि मेरे पास इतना मटेरियल अवेलेबल है नहीं, और ना ही मैं समझ पा रही थी कि कौन सा मटेरियल कहाँ जाके लूँ, तो मैंने दिमाग लगाया कि ठीक है, मैं ऑनलाइन जितने भी वीडियोस या जो भी विकिपीडिया पे अवेलेबल हो गए, जो भी मुझे सोर्सेज मिल सकते हैं, व्हाटएवर सोर्सेज, मैं उन सबको पढ़ डालूंगी। तो मैंने वही किया। उस 1 महीने में मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को देखा, उनसे एक स्ट्रैटेजी बनाई, उनसे एरिया डिफाइन किया कि ठीक है, हिस्ट्री से कितने अमूमन सवाल आते हैं, स्पोर्ट्स से कितने सवाल आते हैं, इकोनॉमिक्स से कितने आते हैं, करंट अफेयर्स से कितने आते हैं, साइंस एंड टेक से कितने आते हैं। मैंने अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी तैयार की, जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो मैं
कल या परसों डालूंगी, उसमें डिस्कस करूंगी डिटेल में, को बनाई। और उसी में मुझे पता चला कि करंट अफेयर्स को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पढ़ने से ज्यादा आप क्वेश्चंस बनाएं। क्वेश्चंस बनाने के क्या तरीके होते हैं कि बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं यहाँ कहना चाहूंगी, एक वेबसाइट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वेबसाइट ऑलरेडी काफी पॉपुलर है तो आप लोग जानते हैं। बट उस वेबसाइट पर मैंने कुछ डेटा लेने की कोशिश की थी, या कुछ डेटा मैंने देखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने डेटा तो डाला है बट सही नहीं है। फिर मैंने एक दो जगह से उसको देखा, उसको समझने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि वो डेटा उन्होंने गलत डाला था। तो इसी वजह से जब तक आप किसी डेटा को 2-3 जगह से क्रॉस चेक ना करें तब तक सेटिस्फाई ना हो। इसीलिए कोशिश करें कि कोई भी जो आप चीजें लेते हैं, चाहे वो बुक हो चाहे ऑनलाइन का हो, उसको आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ताकि आपके पास जो नॉलेज हो वो ज्यादा हो और आप उसको ज्यादा अच्छे से अपने एग्जाम में दिखा सके। नेक्स्ट जो है वो है मैथ्स। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, इंजीनियर हूँ, तो इसी वजह से मैथ्स एक और सब्जेक्ट थी जो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था अपार्ट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैथ अच्छी होने की वजह से शायद मुझे इसका फायदा अपने प्रीलिम्स में भी मिला और मुझे अपने मेंस में भी मिला। तो इसलिए मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि जिनका मैथ अच्छा है कि वो अपने इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी हमेशा अच्छा रखें, क्योंकि आगे चल के जब आप मेंस देंगे और उसमें स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आएगा, उसमें भी आपको ये काफी मदद करेगा टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन GS1। अगर जिनकी मैथ अच्छी नहीं है या सो है, अगर उन्हें तैयारी करनी है तो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल नाम की एक किताब आती है, जिसका फोटो भी मैंने साथ में लगाया हुआ है। इस बुक को रेफर कर सकते हैं और साथ ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द BPSC प्रीलिम्स। बट आप ज्यादा टेंशन ना ले, BPSC प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा टफ मैथ के सवाल नहीं आते हैं, आप उनको आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और ये ऐसे सवाल होते हैं जिनको अगर आपने सही सॉल्व कर दिया तो बड़ी आसानी से आप नंबर लेकर जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहूंगी कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जरूर तैयार करें और बड़ी शिद्दत से तैयार करें, क्योंकि वो कई बार आपको काफी अच्छे नंबर दिलवा सकता है, which is required to qualify the exam. Now, moving ahead. हमारा आखिरी टॉपिक है बिहार स्पेशल। मैंने अभी आपसे चर्चा की थी करंट अफेयर्स का सेक्शन बताते वक्त कि जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मेरे पास वक्त बहुत कम था, तो इस वजह से मुझे बड़ा दिक्कत हो रहा था ये समझने में कि हाउ शुड आई प्रिपेयर माई सेल्फ। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी, पहले जो 5 दिन थे मैंने सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की थी कि ठीक है, मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को पढ़ूंगी और फिर मैं समझूंगी कि इसमें क्या करना है। तो उनमें से एक पार्ट बिहार स्पेशल का भी था। तो जब मैंने बिहार स्पेशल को पढ़ा तो मैंने ये जाना कि बिहार में सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो हिस्ट्री सेक्शन से आते हैं, और इसके अलावा जो सवाल आते हैं वो ज्यादातर बिहार के कल्चर से, डेमोग्राफी से, ज्योग्राफी से रिलेटेड आते हैं। तो ये सब के लिए फिर मैंने जब ऑनलाइन ढूंढा तो मुझे पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अ ल्यूसेंट बिहार स्पेशल। ये बुक मैंने झट से खरीद ली और इस बुक को पढ़ने के बाद मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक है अगर आपको बिहार स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू BPSC एग्जाम। इसीलिए इस बुक को खरीद कर अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपको काफी कुछ बिहार स्पेसिफिक नॉलेज हो भी जाएगी और आप काफी कुछ इससे संबंधित सवाल BPSC के एग्जाम में बना भी पाएंगे। इसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए जो 2 चीजें मैंने स्पेसिफिकली रेफर की थी वो थी एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट। ये 2 से रिलेटेड डेटा और काफी सारी स्कीम्स जो होती हैं, स्कीम्स के अलग अलग जो प्रावधान होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, उससे रिलेटेड डेटा भी मैंने क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस के दौरान पाया था। तो इस वजह से मैंने जो बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, आप जब उस पर जाएंगे तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट अवेलेबल होता है। आप चाहें तो डाउनलोड करके PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आप बिहार में हैं तो आप चाहें तो उसको खरीद भी सकते हैं हार्ड कॉपी में। तो इस बुक, लेकिन इसे छोड़ने की गलती ना करें। बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको काफी अच्छे से एग्जाम्स में अगर कोशिश की जाए तो काफी अच्छे तरीके से पूछे जा सकते हैं।
तो इसी वजह से इन दोनों पे आप खासा ध्यान दें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मैं पिछले काफ़ी वक्त से कहती आ रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना कभी ना भूलें, क्योंकि यही आपकी आगे की एग्जाम्स को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी बताते हैं। और साथ ही में ऑनलाइन वीडियोस और डेटा को भी देखते रहें। मेरे पास समय कम था, इसलिए शायद मैं पूरी तरह से ऑनलाइन वीडियोस पे डिपेंडेंट हो गई, बट मैं आपके लिए ये नहीं कहूँगी। अगर आप इस तरह के किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, अपना प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं और एक अच्छा खासा वक्त लेकर चलें, जिससे आप ऑनलाइन के साथ साथ हार्ड कॉपी या अपने खुद के नोट्स को भी पढ़ सकें। आगे बढ़ते हुए द डूज एंड डोंट्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए while you are preparing for your prelims. The very first point in do's is always focus on the facts and revise the data-centric questions regularly. जी हाँ, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप फैक्ट्स को पढ़ते हैं उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ें और अक्सर उसको कहीं लिख लें, ताकि जब आपको रिवाइज करना हो तो वो डेटा आपकी नज़र के सामने हो। अगर डेटा आपको याद नहीं भी रहे तो दिमाग में वो बार बार देखने से एक इमेज छप जाती है। जब आप उसे बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्लिक कर जाएगा। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट है प्रिपेयर वन लाइनर नोट्स फॉर लास्ट मिनट रिविजन, स्पेशली फॉर बिहार स्पेशल। जी हाँ, बिहार स्पेशल से रिलेटेड नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो नोट्स प्रिपेयर करना प्रेफर ना करके उससे बुक में अंडरलाइन करना भी प्रेफर करते हैं। सो इट्स अप टू यू, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर इंसान की स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर इंसान का पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं उन लोगों में से हूँ जिसे लिख के पढ़ना ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि मुझे अपनी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छे से याद रहती है। लेकिन अगर आप लिखना प्रेफर नहीं करते तो आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हैं उसे नोट डाउन कर लें। अगर ऑनलाइन वीडियो से पढ़ रहे हैं तो उस वीडियो को डाउनलोड करके रख लें, ताकि आप उसे बाद में रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट है सॉल्व एज मेनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड ऑब्जेक्टिव MCQs एज पॉसिबल। जी हाँ, जितना ज़्यादा सवाल आप सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को देखेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। क्योंकि जैसा आप सभी जानते ही हैं कि यूपीएससी, बीपीएससी और किसी भी स्टेट सर्विस का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कभी भी कि आपने पूरी तैयारी कर ली है। तो इसी वजह से इस चीज़ का खासा ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा मटेरियल आप जुगाड़ सकते हैं, जितना ज़्यादा मटेरियल आप देख सकते हैं, उतना ज़्यादा देखें। नेक्स्ट है यूज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व ट्रिकी क्वेश्चंस। ये एक बहुत ही बड़ा अस्त्र होता है किसी भी एग्जाम में। कई बार होता है कि आप हर क्वेश्चन नहीं जानते, हर क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते, तो इस वजह से हमेशा याद रखिएगा कि सही आंसर की तलाश करने से पहले आप गलत आंसर्स को एलिमिनेट करना सीखें। जिस दिन आपको ये ट्रिक आ गया, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने में, या बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको कभी भी कोई तकलीफ होगी। इसीलिए हमेशा एलिमिनेशन मेथड का ध्यान रखें। नेक्स्ट, if you do not know an answer, move to the next. If time permits, return to the unsolved ones. जी हाँ, कभी भी अपने समय को किसी एक सवाल के पीछे वेस्ट ना करें। ये ईगो की फाइट नहीं है, ये एक कॉम्पिटिटिव फाइट है। इसीलिए यहाँ अपनी ईगो को पीछे रखें। अगर सवाल नहीं आता है उसे छोड़ दें, आगे बढ़ें, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या पता कि हो सकता है आगे के सवाल आपसे ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाए। मैंने जो ट्रिक फॉलो की थी, या मैं जो नॉर्मली ट्रिक्स फॉलो करती हूँ हमेशा इस एग्जाम में, वो ये होता है कि मैं हमेशा जब पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ तो मैं एक राउंड में सारे सवाल देख लेती हूँ। जो मुझे आते हैं मैं बनाती जाती हूँ, जो मुझे नहीं आते उसे मैं स्टार मार्क करके छोड़ती जाती हूँ। जब मैं दोबारा दूसरे राउंड पर आती हूँ, उसके बाद मैं जिन सवालों को स्टार मार्क करके छोड़ के गई थी उनको देखना शुरू करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा पहले राउंड में टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, और दूसरे राउंड में मेरे दिमाग में भी रहता है कि ठीक है, मैंने कुछ सवाल पीछे छोड़े, मुझे वापस जाना है। आने वाले सवाल मैं ऑलरेडी कर चुकी होती हूँ, और नहीं आने वाले सवालों को मैं बाद के लिए छोड़ देती हूँ। कमिंग टू द डोंट्स पार्ट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ओवर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। जी हाँ, कभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि याद रखिए इस तरह के एग्जाम में या इन तरह के एग्जामों में टाइम इज योर मनी। सो अगर आपने टाइम वेस्ट किया, मतलब कि आपका वो पूरा का पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो गया। नेक्स्ट है डू नॉट फोकस ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स इनिशियली, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। जी हाँ, कभी भी अपनी वीक सब्जेक्ट्स पर काम ना करें, और खासकर तब जब आपके पास समय कम हो। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास समय कम होता है तो आपको स्ट्रैटेजी यूँ बनानी होती है कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स से आप पेपर निकाल लें।
क्योंकि अगर आप अभी उस वक्त भी अपने वीक सब्जेक्ट्स को करने में लगे रहेंगे या फिर स्ट्रांग और वीक दोनों पे लगे रहेंगे तो वो आपका टाइम वेस्ट होता है। हमेशा अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट्स पर पूरी पकड़ बना ले और बाद में अपने वीक सब्जेक्ट्स के साथ डील करें। नेक्स्ट, डू नॉट अवॉइड स्लीप बिफोर द एग्जाम डे एंड स्लीप वेल। ऑफ कोर्स नींद तो भाई चाहिए ही चाहिए, कम से कम अच्छे से 8 घंटे की नींद लेकर जाइए, क्योंकि जब दिमाग अच्छे से रेस्ट करता है तभी सवाल फटाफट बनते हैं। कभी भी आधी रात को सोकर या 4 घंटे 3 घंटे सोकर एग्जाम हॉल में मत जाइए। दिमाग रेस्ट नहीं करेगा, आपका दिमाग वहां चलेगा नहीं, अटेम्प्ट वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, ईयर वेस्ट होगा। नेक्स्ट है, डोंट मार्क योर आंसर्स इन अ हरी, थिंक वेल बिफोर मार्किंग। यस, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई लोगों को मैंने देखा है इन तरह के एग्जाम्स में कि वो आंसर आते ही तुरंत अपने ओएमआर शीट पे मार्क करना शुरू कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एक बार मार्क कर देने के बाद वो आंसर चेंज नहीं होगा। इसीलिए जब तक आप पूरी तरह से श्योर ना हो तब तक आंसर मार्क ना करें। नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं, स्टेज 2, विच इज द मेंस या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो मेंस का स्टेज होता है वही एक्चुअल जो बैटल ग्राउंड होता है वो होता है। बैटल ग्राउंड मतलब जंग का मैदान। यहाँ पे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स होते हैं वही compete करते हैं, जो प्रीलिम्स से चुन कर आते हैं और इंटरव्यू का इंतजार करते हैं। तो जो यहाँ पर आते हैं वो सब कुछ, वो हर इंसान एक अच्छी तैयारी के साथ अपना मेंस का पेपर देने आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपके मेरिट की असली टेस्ट ली जाती है। इस स्टेज में 4 पेपर होते हैं। पहला होता है हिंदी का पेपर, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। 100 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें से आपको मिनिमम 30 मार्क्स लाने होते हैं और 3 घंटे का समय होता है। अगला जो पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज का, जो एक कंपलसरी पेपर है। इसे आप इंग्लिश, हिंदी या उर्दू किसी भी जबान में दे सकते हैं। टोटल 300 मार्क्स होते हैं और 3 घंटे का पेपर होता है। अगला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जनरल स्टडीज 2, जो भी एक कंपलसरी पेपर है और इसे भी आप हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में दे सकते हैं। टोटल मार्क्स जो इसमें होते हैं वो होते हैं 300 और जो वक्त दिया जाता है वो होता है 3 घंटे का। चौथा और आखिरी पेपर जो होता है वो होता है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल पेपर जो होता है वो इंग्लिश, हिंदी या उर्दू में भी दिया जा सकता है। 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट चॉइसेस होते हैं वो टोटल 37 होते हैं। जब आप बीपीएससी का सिलेबस देखना चाहेंगे और बीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पे सिलेबस जो अवेलेबल होगा उसमें आपके पास 37 चॉइसेस होंगे, जिसमें डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट जो था वो था सोशियोलॉजी। इसके अलावा वहाँ सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, लिटरेचर के सब्जेक्ट्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट हैं, जिनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आप अपने लिए सुटेबल मानते हैं और जिसे आप पढ़कर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं उसे आप देख सकते हैं। टोटल जो मार्क्स होते हैं मेंस में वो होते हैं 900। अब कुछ की पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जो मेंस के इस स्टेज पर रिक्वायर्ड होते हैं। पहला पॉइंट होता है राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। हमेशा याद रखें, इस मेंस एग्जाम में जो सबसे बड़ी चीज़ आपको क्वालिफाई करने में मदद करती है वो है आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का मतलब ये नहीं होता कि जो आप इनहेरेंटली लेकर आते हैं, यानी कि बचपन से आप बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये स्किल वो स्किल है जो अक्वायर की जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग पब्लिक सर्विसेज। ये एक एक्वायर की जाने वाली वो स्किल है जिसे आप लगातार लिख कर या प्रैक्टिस करके ही अच्छी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखें, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो कभी भी राइटिंग प्रैक्टिस को छोड़े नहीं। नेक्स्ट, इस राउंड में या इस स्टेज पर आप काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पूरे 900 नंबर के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। इसके नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो मात्र 120 का होता है, लेकिन ये जो राउंड होता है वो 900 का होता है। और मेजॉरिटी टाइम यही वो स्टेज होती है जो मेरिट लिस्ट रैंक डिसाइड करती है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है, या क्वालिटी कह लूँ या फिर मैं ये कह लूँ कि जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस स्टेज का, वो ये है कि ये आपको काफ़ी मदद करता है ब्रॉड थिंकिंग रखने में। चूँकि किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन
कि आपसे ये अपने कैंडिडेट से ये उम्मीद होती है कि वो किसी भी चीज़ को या किसी भी इशू को ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ सोचे। तो इसी वजह से जो मेंस के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके पर्सपेक्टिव को, आपके सेंस ऑफ जजमेंट को टेस्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो क्वेश्चंस आपसे मेंस पे पूछे जाते हैं वो आपकी ओवरऑल थिंकिंग चेक करते हैं। तो इसी वजह से जब भी आप मेंस की तैयारी करें तो सिर्फ पढ़ने से ज़्यादा सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि अपनी थिंकिंग को भी ब्रॉडन करें, ज़्यादा मायनों में अपने सोच को बढ़ाएं। नेक्स्ट है, मैं अक्सर सुनती हूँ कि जिसकी अच्छी हैंडराइटिंग होती है वही लोग निकालते हैं इस एग्जाम को। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, अच्छी हैंडराइटिंग होना एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छी हैंडराइटिंग होने से ही आप क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट है, यूज ऑफ पॉइंट वाइज आंसर्स, डायग्राम्स एंड फैक्चुअल डेटा इज हाई एडवांटेज। इंडीड इट इज, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी मच अ प्लस पॉइंट। अगर आपको अपने आंसर्स में डायग्रामेटिक चीज़ों का इस्तेमाल करना या फैक्चुअल डेटा का इस्तेमाल करना या उसको बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करना आता है इन अ वेरी कंसाइज एंड प्रिसाइज मैनर, तो मेरा विश्वास रखें कि आप एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट कहे जाएंगे इस एग्जाम के, और शायद आप अमंग्स द टॉप 100 भी हो जाएं अगर ये क्वालिटी आप में हो तो। अब हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर मेंस एग्जाम को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे आपको उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी जो मैंने मेंस एग्जाम की तैयारी के दौरान फॉलो किया था। जब मैंने अपना मेंस दिया था जो कि अप्रैल 2018 में कंडक्ट किया गया था, मैं उस वक्त MITS ग्वालियर में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही थी। जॉब में होने की वजह से मुझे काफ़ी कम वक्त मिल पाता था मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ही एडवांटेज मुझे मिला। वो ये था कि जब पिछले 2 साल जो मैंने तैयारी की थी 2015 से 17 तक दिल्ली में, जहाँ मैं कोई जॉब नहीं कर रही थी और मैंने फुल फ्लेजेडली सेल्फ स्टडी की थी, तो उस वक्त में मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई की थी और मैंने अपने नोट्स को इतने अच्छे से बनाया था कि जब जॉब में होने के बावजूद भी जब मुझे मेंस देना था तो मुझे ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरा बेस ऑलरेडी तैयार था। उस वक्त मुझे सिर्फ ये महसूस हुआ कि मुझे समय से अपनी चीज़ों को रिवाइज करना है। मैं करीबन 8 से 9 घंटे की सर्विस करती थी। जब मैं वापस घर आती थी तो अक्सर थक जाती थी, तो मैंने ये महसूस किया कि शाम को पढ़ पाना मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाता है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस। सो मैंने फिर डिसाइड किया कि इट्स बेटर फॉर मी टू स्टार्ट स्टडिंग इन द मॉर्निंग। फिर मैंने अपना रूटीन बदला। मैंने सुबह 6 बजे उठना शुरू किया। एग्ज़ाम्स अप्रैल में एग्ज़ाम्स थे मैंने उसके कुछ 1 से 2 महीने पहले पढ़ाई शुरू की थी। मैंने सुबह को उठना शुरू किया, जो भी मैंने अपने पुराने नोट्स थे उसको वापस से निकाले, और सुबह के 6 बजे से मैं 9 बजे तक कायदे से ये 3 घंटे अच्छे से पढ़ाई करती थी। 9 बजे फिर मैं तैयार होके, बिकॉज 10 बजे से मेरी कॉलेज शुरू हो जाती थी, तो मैं 9 बजे फिर तैयार होके रेडी होके मुझे जाना होता था ऑफिस। शाम को वापस आने के बाद मैं बहुत थक जाती थी, मैं पढ़ नहीं पाती थी। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चूंकि मुझे सुबह मात्र 3 घंटे मिलते हैं पढ़ने को, अगर मैं शाम को भी उस वक्त को यूटिलाइज ना कर पाऊँ तो वो मेरी डिमेरिट होगी। मैंने शाम को वापस आकर 2 घंटे सो जाना का एक रूटीन शुरू किया कि मैं शाम को वापस आती थी, अच्छे से नहा धोकर हल्का फुल्का कुछ बना के आई यूज टू स्लीप, एंड देन आई यूज टू वेक अप एट अराउंड 8-8:30, और फिर मैं वहाँ उस टाइम से लेकर बकायदा 10:30 बजे तक फिर मैं 2 घंटे पढ़ाई करती थी, और फिर मैं 10:30-11 बजे के आसपास खाना खाकर सो जाया करती थी। मैं जानती थी कि उस टाइम पे मेरा शेड्यूल थोड़ा खराब हो गया था खाने का और ये सब चीज़ों का, बट कहते हैं ना, जब आपको कुछ बड़ा करना होता है या कुछ बड़ी चीज़ चाहिए होती है तो समटाइम्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन सर्टेन एरियाज। और मैं नहीं चाहती थी कि जॉब में होने की वजह से या फिर एक सिंगल तरीके से घर पर रहने की वजह से मुझे मेरे BPSC के मेंस एग्जाम में डिमेरिट महसूस हो।
सो इसीलिए मैंने अपने आप को उस तरीके से ढाला, उस रूटीन में ढाला कि मैं अपनी पढ़ाई मेंस के लिए कायदे से कर सकूं। तो इसीलिए मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूंगी जो लोग जॉब करते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वक्त नहीं मिल रहा है, तो याद रखिए कि आपको भी अगर 24 घंटे मिल रहे हैं तो बाकी हर किसी को 24 घंटे मिल रहे हैं। आप खुद अपने लाइफ के, अपने किस्मत के ये हैं, आप उसके मालिक हैं। तो इसी वजह से उन अपने 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज करना है अलॉन्ग विद द जॉब आप ही डिसाइड कर सकते हैं। बाकी अगर 8 से 9 घंटे दे रहे हैं तो आप 4 या 5 घंटे दीजिए, लेकिन उस 4 से 5 घंटे को डेडिकेटली दीजिए, क्योंकि अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो कोई भी रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई भी मुश्किल आपको तंग नहीं करेगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं हमेशा। तो मैं यहाँ पर जैसा कि अपना स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही थी, जो स्ट्रैटेजी मैंने अपने मेंस एग्जाम में फॉलो की थी उस 1 से 1.5 महीने में, वो ये थी कि मेरे पास हैंड रिटन नोट्स थे, चूंकि मैं ऑलरेडी पिछले 2 साल से तैयारी कर ही रही थी यूपीएससी की, और उसके नोट्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया बीपीएससी में भी। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि यूपीएससी और बीपीएससी के 60 to 70% जो सिलेबस होता है वो ओवरलैपिंग होता है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, है ना। तो इसी वजह से चूंकि मैं ऑलरेडी यूपीएससी एस्पायरेंट थी, उसकी तैयारी कर चुकी थी, तो काफ़ी कुछ मैंने कवर किया हुआ था। प्रीलिम्स में मैंने बिहार स्पेशल पे पढ़ा हुआ था। अब की बार मुझे सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस की मदद से थोड़ा और स्पेसिफिक होकर बिहार की तरफ देखना था। तो उस दौरान मैंने फिर क्या किया कि मैंने फिर ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया कि क्या क्या नया नया डेटा है या क्या नई न्यूज़ है जो बिहार के बारे में उस दौरान मार्केट में आई है। कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स के वेबसाइट्स थे, वो मैंने सब्सक्राइब कर लिए, जिससे मुझे पता चलते रहे कि पिछले कुछ महीनों में या डेली बेसिस पे क्या क्या नई गतिविधियां होती हैं। और चूंकि टेस्ट सीरीज उस टाइम में अवेल नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई वॉज इन अ जॉब इन ग्वालियर, सो मैंने खुद के क्वेश्चंस बनाना शुरू किए फॉर प्रैक्टिस। चूंकि जब आपको कोई दूसरा हेल्प नहीं कर पाता है तो आपको खुद का सेवियर, खुद का मालिक खुद बनना पड़ता है। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि कभी भी अपने कंडीशंस को या अपनी जॉब को या अपने सिचुएशन को बुरा ना कहें या ये ना कहें कि वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं नहीं कर पाया, क्योंकि जब आप कुछ बड़ा कर जाते हैं ना तो आप खुद ही महसूस होता है कि शायद वो सिचुएशन ऐसी ना होती तो मैं आउट ऑफ द वे जाकर अपनी खुद की मदद नहीं करता। इसीलिए कभी भी कंडीशंस को या अपने बैड सिचुएशंस को दोष ना दें। अगर आप किसी चीज को अवेल नहीं कर पा रहे हैं, किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे रास्ते निकालें। तो ये एक तरीका होता है। फिर ऐसा भी हुआ था कि मुझे फिर एक बार एक वीकेंड में छुट्टी मिली थी, तो मैं दिल्ली तक गई। वहां से कुछ मैंने आस्था आईएएस के कुछ क्वेश्चन पेपर्स, कुछ टेस्ट सीरीज उठा कर ले आई मैं। फिर मैं घर पे ही प्रैक्टिस करने लगी। ये मेरा तरीका था तैयारी करने का। उस दौरान मैंने अपने GS1 और GS2 दोनों को समान वक्त दिया, लेकिन मैंने अपने ऑप्शनल पेपर को थोड़ा ज़्यादा वक्त दिया था, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि ऑप्शनल पेपर आपका 300 नंबर का होता है, और मेंस में जो सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं ना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, जो रैंक होल्डर्स को डिफरेंशिएट करता है अपार्ट फ्रॉम इन GS1 GS2 इज योर ऑप्शनल पेपर। क्योंकि GS1 सभी के लिए समान होगा, GS2 सभी के लिए समान होगा, इवन हिंदी का पेपर जो क्वालिफाइंग है वो सभी के लिए समान होगा। लेकिन ऑप्शनल वो अकेला पेपर होता है जो हर इंसान अपने खुद की स्ट्रेंथ या अपने खुद की कॉन्फिडेंस के हिसाब से लेता है। तो इसी वजह से जो इंसान अपने ऑप्शनल में अच्छा कर जाता है वो हमेशा एक अच्छा रैंक होल्डर बन जाता है। इस वजह से मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगी कि आप में से जो भी अपना ऑप्शनल चुनते हैं वो बहुत ही सोच समझकर और अच्छे से उसके आगे पीछे का प्रोज एंड कॉन्स समझकर चुने। द बेस्ट वे टू चूज एन ऑप्शनल इज टू अंडरस्टैंड योर ओन नेचर, कि आप में वो क्या क्वालिटी है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शनल आपको सूट करेगा। इस ऑप्शनल से द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट चॉइस ऑफ ऑप्शनल से संबंधित मैं एक वीडियो जल्दी ले कर आऊंगी कि किस तरीके से आप एक एग्जाम में ऑप्शनल चुन सकते हैं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कि
ऑप्शनल चुनने के क्या क्या क्राइटेरिया होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जैसा मैंने कहा कि मैं 5 से 6 घंटे दे पाती थी। हाँ, मैं कंटिन्यूस रिवीजन जरूर करती थी, और यही मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप चाहे कितनी भी तैयारी करें, लेकिन अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस और कंटिन्यूस रिवीजन ऑफ योर नोट्स नहीं करते हैं तो आप इस एग्जाम में मेंस स्टेज को कभी अच्छे से पार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समय के साथ इंसान की मेमोरी भी धीरे धीरे पीछे होती जाती है, क्योंकि हमें पढ़ना बहुत कुछ है। जैसा आप देख रहे हैं कि सिलेबस बहुत ही वास्ट है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अगर आप किसी एक के पीछे रहेंगे, आज जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पीछे की चीजें आप भूलते जाएंगे। तो जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आप उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बना सकते। नाउ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज करना भी नेसेसरी है। और साथ ही में याद रखिए कि जैसा आप मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में भी बताया और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, जैसे इकोनॉमिक्स, इसमें जो फैक्चुअल डेटा होता है, या ज्योग्राफी में जो मैप या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग द एग्जामिनर्स अटेंशन इन अ पेपर। आप खुद सोच के देखें कि जिस एग्जामिनर के पास हजारों लोगों के आंसर शीट्स आते हैं, जो हर टाइम हर लगातार बहुत सारे बच्चों के एग्जामिनेशन शीट्स चेक कर रहा होता है, वो क्यों आपको किसी दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स दे? आखिर आपके पेपर में ऐसा वो क्या अलग सा देखे कि आपके नंबर ज्यादा हो और रिलेटिवली दूसरे के नंबर कम हो? तो वो एक चीज यही होती है आपका रिप्रेजेंटेशन, योर आंसर रिप्रेजेंटेशन। कितने अच्छे से, कितने सफाई से, कितने ढंग से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस रिप्रेजेंटेशन के मेथड में जो चीज आपको सबसे ज्यादा मदद करती है वो है आपके डायग्राम्स, वो है आपके मैप्स, वो है आपके पॉइंट वाइज आंसरिंग करने का तरीका, वो है आपके फैक्चुअल डेटा का देना। तो ये सब चीजों को हमेशा अपने आंसर में एड ऑन करना सीखें। ये आपके आंसर को आकर्षक तो बनाते ही है, साथ ही में बल भी देते हैं, जिससे सामने वाला काफी इम्प्रेस भी होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड और आखिरी स्टेज जो होती है बीपीएससी एग्जामिनेशन की, दैट इज कॉल्ड द इंटरव्यू और द पर्सनालिटी टेस्ट। अक्सर लोग कहते हैं कि इंटरव्यू तो बड़ा खतरनाक होता है, उसमें कैसे होगा, हम लोग तो हिंदी मीडियम से, हम लोग तो ऐसे हैं वैसे। जी नहीं, मैं खासकर हिंदी मीडियम वाले लोगों को कहना चाहूंगी कि कभी भी इंटरव्यू से ये सोच के ना घबराएं कि वहां पे इंग्लिश बोलना ही कंपलसरी होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा इस बात को कॉन्फिडेंटली अपने मन में बनाए रखें कि इंग्लिश सिर्फ एक जबान है, सिर्फ एक लैंग्वेज है। इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती मतलब कि आप एक अच्छे अधिकारी बनने के काबिल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी, जैसा मैंने आपको भी बताया कि मेरी भी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, बट आज मैं काफी सारे ऐसे हिंदी के शब्द जानती हूँ जो मेरे दोस्त नहीं जानते। कई बार होता है कि मैं बल्कि हिंदी में बातचीत करना में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हूँ रादर देन इंग्लिश। तो ऐसा कुछ नहीं है। जबान ऐसी चीज होती है जो समय के साथ बदलती रहती है। जैसे कि आप अभी हिंदी में हैं, हो सकता है कि वक्त के साथ आप इंग्लिश भी बोलने लगे। तो इसी वजह से कभी भी इंटरव्यू में अपनी इंग्लिश के कमांड को लेकर घबराएं नहीं। कॉन्फिडेंस रखें कि जो आप जानते हैं वो आप जानते हैं और उसको आप ढंग से किसी भी जबान में बोल सकते हैं। दूसरी बात ये रहेगी कि इंटरव्यू में हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें। कभी भी सामने वाले को ये फील ना होने दे कि आप बहुत ही ज्यादा नर्वस हैं, आप घबरा रहे हैं। अचानक से अपने बाल ठीक करना, अपने हाथ बजाना या अपने एल्बो को अचानक से टेबल पे रख देना, ऐसी चीजों से बचें, क्योंकि ये सब चीजें आपकी नर्वस एटीट्यूड को दिखाती हैं। इंटरव्यू को कैसे डील करना है, इससे भी रिलेटेड मैं एक वीडियो जल्द ही लाऊंगी उन लोगों के लिए जिन्हें ये लगता है कि इंटरव्यू को क्रैक करना बहुत टफ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इंटरव्यू, बल्कि मुझे लगता है कि तीनों स्टेजेस की सबसे आसान चीज होती है अगर उसको सही से डील किया जाए तो। आगे बढ़ते हैं। डूज एंड डोंट्स। तो एक इंटरव्यू में करने वाले डूज क्या होते हैं? पहले हमेशा याद रखें कि जब भी आप एक इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं तो आपका जो अटायर होता है, जो आपका आउटफिट होता है, जिसे आप इंटरव्यू के दिन पहनने वाले होते हैं। अगर आप एक लड़की हैं और आप एक साड़ी पहन रही हैं या सूट पहन रही हैं, और अगर आप एक पुरुष हैं और आप एक शर्ट और ट्राउजर पहन रहे हैं या फिर एक कोट और ट्राउजर पहन रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपने अटायर में कंफर्टेबल हो।
और लड़के हों या लड़कियां हमेशा कोशिश करें कि क्लीन लुक लेकर जाएं। अगर लड़कियां हों तो कोशिश करें कि टाइड हेयर हो, ढंग से आपके चेहरे पर हो, एक चमक हो आपके चेहरे पर, एक कॉन्फिडेंस, एक स्माइल लेकर जाएं। हमेशा याद रखें कि जब भी आपको लगे कि आपको डर लग रहा है ना, हमेशा एक हल्की स्माइल अपने चेहरे पर रखें। इससे क्या होता है ना कि सामने वाले को आपका कॉन्फिडेंस आपकी स्माइल के थ्रू दिखता है, ना कि आपका नर्वसनेस। दूसरी चीज है कि हमेशा अपने स्टैंडिंग, सिटिंग और वॉकिंग पोस्चर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। आप जब बैठते हैं तो बैठने के दौरान कसमसाए नहीं या डोले नहीं या अनकंफर्टेबल ना होते रहें, एक पैर को दूसरे पैर पे चढ़ाकर ना बैठने की कोशिश करें। तो इस तरह के पोस्चर्स को हमेशा आप प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आपको इंटरव्यू हॉल में इस चीज की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर को हमेशा प्रिपेयर करके जाएं जब भी आप इंटरव्यू के पहले जा रहे हो। वो क्वेश्चनेयर में तरह तरह के सवाल हो सकते हैं, रिलेटेड टू योर हॉबी, रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, योर जॉब, योर लाइकिंग, डिसलाइकिंग, वीकनेस, स्ट्रेंथ, योर बैकग्राउंड, आप कहाँ से आए हैं, क्या पढ़ते थे, सब कुछ जो भी आपको जो भी आप सोच सकते हैं, जिस तरह के भी सवाल आप सोच सकते हैं अपने से रिलेटेड या अपने फील्ड से रिलेटेड या अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सब आप प्रिपेयर करके जाएं विथ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। मैं अक्सर ही ऐसा मैं महसूस करती हूँ, जो कि मैंने अपने फ्रेंड्स से भी सुना है जब हम आपस में अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो कई बार मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमसे बिल्कुल उस तरह के सवाल पूछेगा जो कि एक बीपीएससी एस्पिरेंट से पूछे जाते हैं, विच इज मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस एंड मोस्टली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग। और लेकिन अचानक से जब वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू लाइक मोर, टी और कॉफी, व्हाई, इस तरह के जनरल जो बिल्कुल ही रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के सवाल पूछने लगते हैं, तो हमें समझ नहीं आता हम क्या जवाब दें। मेरी एक सजेशन ऐसे कैंडिडेट्स को या जो आप आने वाले कैंडिडेट्स हैं इनके लिए होगी कि अपने आप को इंटरव्यू में हमेशा जितना हो सके उतना शांत, नॉर्मल रखने की कोशिश करें। कभी भी ये दिखाने की कोशिश ना करें कि ओ माय गॉड आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। आपकी ओवर प्रिपेयर्डनेस आपके लिए बहुत ही नेगेटिव साबित होगी इस तरह के एग्जाम में, इस तरह के इंटरव्यू में, सॉरी। सो हमेशा अपने आप को नॉर्मल रखें। अगर वो सिंपल सवाल पूछते हैं तो सिंपल जवाब दें। अगर वो टफ सवाल पूछते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप इनकार करके उस क्वेश्चन को खत्म कर दें। Sorry is the easiest word to be spoken in an interview. कभी भी आंसर्स को ब्लफ करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट, मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि हम किस लैंग्वेज में जवाब दें जब हमसे सवाल पूछा जाए। तो एक बेसिक जो मैं आप सभी को एक बेसिक चीज बताना चाहूंगी कि हमेशा याद रखें कि जो भी जिस लैंग्वेज में भी आपसे सवाल किया गया है, जिस लैंग्वेज में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप हमेशा जवाब उसी लैंग्वेज में दिया करें। ये एक बहुत ही बेसिक नॉलेज की बात है, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं मैं अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं हिंदी में ही दूंगा। इट्स ओके। अगर मान लीजिए सामने वाले ने आपसे इंग्लिश में सवाल पूछा और आप नहीं कंफर्टेबल हो पा रहे, या उन्होंने हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सवाल पूछा और आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, सो आप डिसेंटली यू कैन आस्क फॉर द परमिशन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस लैंग्वेज, काइंडली परमिट मी टू आंसर इन माई नेटिव लैंग्वेज और माई अदर लैंग्वेज। सो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा तरीका होता है रिस्पेक्ट शो करने का भी और खुद को बचा के निकलने का भी। नेक्स्ट, हमेशा ध्यान रखें डोंट्स में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि हमेशा याद रखें कि आंसर्स को बहुत ही प्रिसाइसली और कंसाइसली दें। ना तो बहुत ज्यादा एक्सपैंड करें उस बात को, ना ही बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करें, और कभी भी इंटरफेयर ना करें। जब सामने वाला इंटरव्यूअर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हो तो जब तक वो आपको बोले नहीं जवाब देने को, तब तक जवाब देने की कोशिश ना करें। इस चीज, ये आपका रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द बोर्ड मेंबर दिखाता है और आपकी एक समझदारी भी दिखाता है कि कहाँ आपको बोलना है और कहाँ नहीं। नेक्स्ट, पंक्चुअलिटी इज अ गोल्डन रूल। तो कभी भी अपने इंटरव्यू में लेट ना हो और हमेशा अपने बोर्ड मेंबर्स को रिस्पेक्ट करें बाय नॉट गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मिसकंसेप्शंस।
अब मैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बारे में कुछ जिन चीज़ों को लेकर लोग अक्सर सवाल करते हैं एक दूसरे से कि जिन्हें मैं मिसकंसेप्शन का नाम दूंगी कि सबसे पहला टॉपिक है कोचिंग इज रिक्वायर्ड। मेरा पर्सनल मानना है कि बीपीएससी हो या पब्लिक सर्विस कमीशन हो, किसी भी बड़े टफ एग्जाम के लिए गाइडेंस की जरूरत तो जरूर होती है। गाइडेंस, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोचिंग से आए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग के सिचुएशंस या कुछ जो आपके कंडीशंस होते, फैमिली कंडीशंस या फाइनेंशियल कंडीशंस, उनको परमिट नहीं करते कि वो एक फुल फ्लेजेड कोचिंग के लिए जा सके, या उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे उस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कोचिंग ना ले सके तो आप मान कर बैठ जाएं कि ये एग्जाम तो मैं कभी निकाल ही नहीं सकता। वो अलग बात है कि गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई दूसरा आपकी मदद ना करे तो आप अपनी पतवार खुद के हाथ में ले लें। आज ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल इंडिया का जमाना है, सब कुछ चीजें ऑनलाइन आने लगी हैं। मेरा खुद का वीडियो आपके लिए ऑनलाइन आ रहा है, तो मेरे जैसे हजारों लोग होंगे जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा आपके पास रहेंगे। तो अगर ऐसा होता है कि आप कहीं दिल्ली जैसी जगह में जाकर प्रिपेयर नहीं कर पा रहे या कोचिंग नहीं ले पा रहे, तो आप ऑनलाइन की मदद से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही में दिल्ली में पढ़ाई करना भी एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो क्वालिफाई करते वो दिल्ली में पढ़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया कि मैंने मेंस की और इंटरव्यू की तैयारी खुद से की है। प्रीलिम्स तक की तैयारी मैंने दिल्ली में रहने के बावजूद किसी जगह से नहीं की। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि दिल्ली में रहने वाले ही निकालते हैं और दूसरी जगह नहीं, या पटना में रहने वाले ही निकालते हैं और दूसरी जगह नहीं। मेहनत का कोई जिसे कहते हैं ना कि मेहनत का कोई ये साइड वो नहीं होता, शॉर्टकट नहीं होता। इसीलिए अगर आपको मेहनत करनी है तो आप खुद से सामने से आए, ऑनलाइन वीडियोस देखें। मैं आपकी मदद करूंगी। बहुत सारे मेरे भाई बंधु हैं जो अपने ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से आपकी मदद करेंगे, और आप खुद से चीजों में लगे रहें। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। नेक्स्ट है आई एम नॉट रेडी। ये स्टेटमेंट भी मैं काफी लोगों से सुनती हूँ कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं 1 साल बाद दूंगा, या मैं ऑलरेडी एक अटेम्प्ट दे चुका हूँ, अब मैं अगला अटेम्प्ट 2 साल बाद दूंगा, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। मैं सच बताऊं तो आप कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम्स होते हैं, इस तरह के जो इतने टफ एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए कोई भी इंसान कभी रेडी नहीं होता। रेडी आप उसे दिन होते हैं जिस दिन आप ठान लें कि ठीक है, मुझे देना है, जो मुझे पढ़ना है मैंने पढ़ लिया, अब मैं देख कर रहूंगा, देखता हूँ मुझ में क्या क्या कमियां हैं, और जैसे जैसे आपकी कमियां आपको पता चलती जाए उसमें आप सुधार लाते जाएं। भगवान की मेहनत से अगर आपने बहुत अच्छे एफर्ट डाले हों और आप पहले ही बार में आप सक्सेसफुल हो जाएं, तब तो बहुत ही अच्छा। लेकिन इन द वर्स्ट केस अगर मान लीजिए आप पहले केस में ना सक्सेसफुल हो पाए, तो भी हमेशा याद रखिए कि जो फेलियर है वो आपको एक लेसन सिखा के जाता है कि आपसे कहाँ क्या चूक हो गई, क्या कमी रह गई, और किस तरह से आप उसको सुधार कर सकते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखें। नेक्स्ट, एवरेज स्टूडेंट शुड नॉट ट्राई। ये भी एक बहुत मिसकंसेप्शन है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता एवरेज स्टूडेंट का। मैं खुद को एक एवरेज स्टूडेंट मानती हूँ। मुझसे कहीं ज्यादा तेज लोग हैं जो आज यूपीएससी और बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे, आरबीआई में, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानती हूँ। मैं हमेशा अपने आप को एक लर्निंग स्टूडेंट मानती हूँ, जिसे सीखने की बहुत ही इच्छा रहती है, हर चीज जानने की इच्छा रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोशिश करते रहें। आप एवरेज से कब अबव एवरेज हो जाएंगे आपको खुद एहसास नहीं होगा। नेक्स्ट, गुड कमांड ओवर इंग्लिश इज अ मस्ट। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। वो सिर्फ एक आपके मन की बात को, थॉट्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है। लैंग्वेज कभी भी आपके सोच को या आपके काम को या आपकी निष्ठा को ऑब्स्ट्रक्ट करने का जरिया नहीं बन सकता। तो हमेशा याद रखें कि इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों लैंग्वेज अपनी जगह अच्छे हैं। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं और आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, और अगर आप हिंदी में अच्छे हैं और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप दोनों तरह के लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप एक दूसरे के लैंग्वेज को सीखें, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक जीवन में आप बढ़ेंगे नहीं। आगे, कंसेप्ट ऑफ अ स्टडी ग्रुप। देखिए, स्टडी ग्रुप जो होता है ना, ये
एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और होना भी चाहिए आपका एक स्टडी ग्रुप, क्योंकि जब आप अकेले पढ़ना बहुत ही बोरिंग होता है। ये बात तो मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी अकेले ही करी है एंड आई ऑलवेज फेल्ट द नीड ऑफ अ पर्सन हु कैन हेल्प मी विथ माई स्टडीज एंड with whom I can talk to after finishing my studies for relaxation. But मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पास एक स्टडी ग्रुप आ जाता है जो आपके फ्रेंड से बना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी हो तो कभी ये मत सोचे कि बिकॉज आपके पास एक स्टडी ग्रुप नहीं था इसीलिए आप नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम इंडिविजुअल ही निकालता है। स्टडी ग्रुप से सिर्फ भावनाओं का और विचारों का आदान प्रदान होता है, उससे सिर्फ कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिविजुअली यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जाम ऑफ दिस स्टेचर। तो हमेशा याद रखें कि अगर है तो अच्छा, ना हो तो भी कोई गम नहीं। नेक्स्ट, 15 to 16 आवर्स ऑफ स्टडी इज नेसेसरी। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं इस बात को नहीं मानती। डेडिकेशन होना जरूरी होता है, नंबर ऑफ आवर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगी द क्विक टिप्स। वेरी फर्स्ट, रिवाइज योर बेसिक्स थॉरली। हमेशा याद रखें, रिवीजन 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 हमेशा याद रखें। कॉन्स्टेंट रिवीजन इज द की टू योर सक्सेस। नेक्स्ट, लर्न टाइम मैनेजमेंट। हमेशा याद रखें, टाइम को मैनेज करना सीखिए। जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करें तो याद रखें कि 2 घंटे के अंदर आपको पेपर करना है। जब भी आप मेंस की तैयारी करें तो याद रखें कि 3 घंटे के अंदर पेपर करना है। जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो याद रखें कि वो 25 से 30 मिनट ही आपके फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो वक्त को हमेशा ज्यादा इज्जत, ज्यादा तवज्जो देना सीखें। जब आप वक्त की रिस्पेक्ट करते हैं तो वक्त आपकी रिस्पेक्ट करता है। और इस तरह से अपना रूटीन भी आप वक्त के अकॉर्डिंग बनाएं ताकि आप उस रूटीन में फिट हो सके और आगे सक्सीड हो सके। नेक्स्ट, क्रिएट एंड फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी। हमेशा याद रखें, भेड़ चाल में चलने से अच्छा है कि खुद की चाल बनाना, खुद से अलग चलना। एडवाइस हर किसी की लीजिए, क्योंकि एडवाइस बहुत ही अच्छी चीज होती है और मुफ्त भी होती है, लेकिन याद रखें कि सुनिए सबकी, करिए अपनी, क्योंकि एग्जाम अल्टीमेटली आपको क्वालिफाई करना है। 1000 लोग 1000 स्ट्रैटेजी बताते हैं, लेकिन जो चीज आपको सुटेबल लगे, जो आपको फिट लगे, वही फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, ट्रस्ट योर ओन ब्रेन रादर देन अदर्स। जी हाँ, हमेशा खुद पे, अपने दिमाग पे ज्यादा विश्वास करें, ना कि दूसरों के। और कभी भी दूसरों को देखकर ये ना सोचे कि अरे यार उसने कैसे कर लिया, वो तो ऐसा था, मेरे से कैसे होगा, वो तो तेज था, मैं तो ऐसा हूँ। कभी नहीं। हमेशा याद रखें कि हर आदमी यूनिक होता है, हर इंसान में कुछ अलग बात होती है और हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती है। अपने स्ट्रेंथ को याद रखिए, बी कॉन्फिडेंट एंड गो अहेड। नेक्स्ट, लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट टेक्स टाइम। हमेशा याद रखें, सीखने में वक्त लगता ही लगता है। अगर आप चाहेंगे कि मैं आज एग्जाम तैयारी करूं और बिल्कुल ही निकल जाऊं, 6 महीने में निकल जाऊं, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने जो आपसे कहा कि मैंने 1 से 1.5 महीने में बीपीएससी निकाला, वो 1 से 1.5 महीने में सिर्फ प्रीलिम्स निकाला, क्योंकि बाकी के 60% ऑफ द बीपीएससी पोर्शन की तैयारी मैं ऑलरेडी यूपीएससी के दौरान कर चुकी थी। मात्र 30 to 40% की तैयारी मैंने 1 से 1.5 महीने में की है। तो कभी भी इस बात को ना माने कि 1 से 1.5 महीने में पढ़कर आप कोई बड़ा टफ एग्जाम निकाल सकते हैं। हर तरह के एग्जाम को निकालने का एक ही तरीका होता है, वो है कांस्टेंट प्रैक्टिस और कांस्टेंट परसिवियरेंस। तो इसीलिए हमेशा अपना फोकस पढ़ाई पर लगाए रहें। अब लास्ट में मैं आप सभी को कोट ऑफ द डे बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ इंसान का मोटिवेटेड रहना भी बहुत जरूरी होता है किसी एग्जाम को निकालने के लिए। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, डाउट्स कैन क्रिएट देम, बाय हावर्ड वाइट। जी हाँ, ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा कोट है। मेरा ये मानना है कि जब तक आपका खुद पे विश्वास होता है, जब तक आपका आत्मविश्वास होता है, तब तक बड़े बड़े पहाड़ भी हिल जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपके मन में वो शक आ गया, वो कमी का एहसास आ गया, उस दिन वो पहाड़ अपने आप फिर से खड़ा हो जाता है। तो इस बात को यहीं पर रखते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगी मुझसे जुड़ने के लिए इस वीडियो चैनल पे। मैं यूं ही आपके साथ जुड़ी रहूंगी और जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो भी लेकर आऊंगी, मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस का और मेरे मेंस की तैयारी का। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई सजेशन मांग देनी हो तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, प्लीज 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 कमेंट बिलो। आपके सजेशंस बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग होंगे मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच।